हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज से हम सभी वीडियो को थोड़ा फास्ट ही करेंगे, क्योंकि एक बुक बचा हुआ है किरण पब्लिकेशन का, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी सब्जेक्ट से कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, उसका हम तुरंत सॉल्यूशन करके देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि 1940-41 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्धों के प्रयास का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया। देखिए शब्द क्या है, शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक कौन मतलब विरोध करता था, तो ये किसका कथन था? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे कौन? महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1940-41 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने लिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति का यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का बाद जो होता है, तो वहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही, दूसरे सत्याग्रही एवं तीसरे सत्याग्रही जरूर ही पूछा जाता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू हुआ था 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही जो थे वह विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे दूसरे सत्याग्रही वह कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे यानी थर्ड सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे ब्रह्मदत्त। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के 40वें अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। 40वां अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। 40वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया? महात्मा गांधी का हत्या जो हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पे हत्या किया था? तो नई दिल्ली के बिरला हाउस में। नई दिल्ली के बिरला हाउस में गांधी जी का हत्या किया गया। और गांधी जी के हत्या के आरोप में नाथूराम गोडसे और एक और है नारायण आमटे या आप्टे को फांसी दिया गया था। इन दोनों को फांसी दिया गया था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? यानी गवर्नर जनरल को ख़त्म करके वायसराय का पद जो है बना दिया गया। गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा? तो 1858 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग के समय ही में ही 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के इस समय में 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान यानी उसके मंत्रिपरिषद में 8 मंत्री रहते थे, उसे ही अष्टप्रधान कहा जाता है। में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पेशवा किसे कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिपरिषद में? तो पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख होता था, यानी प्रधानमंत्री होता था। कौन? तो पेशवा। इसके बाद क्या है? पंडित राव जो है पंडित राव धार्मिक मामले का प्रमुख हुआ करते थे। पंडित राव कौन हुआ करते थे? तो धार्मिक मामले का प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1946 के नौसैनिक विद्रोहों के
बहादुरों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 1946 के नौसैनिक विद्रोह के बहादुर को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? तो ये किसने तैयार किया था? जिन्ना और पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्ना और पटेल ने। ये जो है तलवार नौसैनिक जहाज के सैनिकों ने एम.एस. खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तलवार नौसैनिक जहाज के सैनिकों ने एम.एस. खान के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? एम.एस. खान के नेतृत्व में विद्रोह किया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह जो था वह कौन था? अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय जो था वह कौन था? तो ए.सी. बाडिया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ए.सी. बाडिया। ये जो है श्रीनिवास रामानुजन, ये कौन थे? तो आधुनिक भारत के गणित का विख्यात विद्वान थे। आधुनिक भारत के, यानी आधुनिक भारत नहीं, आधुनिक युग कह सकते हैं। आधुनिक युग के गणित के विख्यात विद्वान थे कौन? श्रीनिवास रामानुजन। और सी.वी. रमन को किसके लिए जाना जाता है? तो इसे रमन इफेक्ट और थ्योरी ऑफ क्रिस्टल की खोज के लिए जाना जाता है। किसे? तो सी.वी. रमन को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? कांग्रेस की किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसी में घोषणा किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन ब्रह्म समाज के विरोध था? निम्न में से कौन सा संगठन जो था वह ब्रह्म समाज के विरोध था? तो यह था धर्म सभा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, धर्म सभा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव थे। राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। इसके बाद आत्मीय सभा के संस्थापक जो है, यानी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया। और तत्वबोधिनी सभा जो है, तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। कब? 1839 ईस्वी में, कलकत्ता में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो यह बम्बई में स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1875 है, 1877 ईस्वी से आर्य समाज का मुख्यालय जो होने लगा वह लाहौर होने लगा। कहाँ? लाहौर में। लाहौर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह द्वारा किस वर्ष किया गया? तो नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने। और कब किया था? तो 1926 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और यह जो किया गया था, नौजवान सभा की स्थापना कहाँ पर किया गया था? तो लाहौर में ही किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस मराठा अंग किसे कहा जाता था? तो राज को। किस मराठा अंग की राजधानी इंदौर थी? इंदौर किसकी राजधानी थी? तो मराठा अंग जो है ये गायकवाड़ भी हैं, पेशवा भी हैं, होलकर भी हैं। इसके बाद भोसले भी हैं, सिंधिया भी हैं। ये गायकवाड़ के जो है राजधानी कहाँ थे? तो बड़ोदरा थे। पेशवा की राजधानी कहाँ थे? तो पुणे थे। और होलकर की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो इंदौर हुआ करती थी। इंदौर ही के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार के किस जिले के समीप, बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है? बिहार के किस जिले की सीमा जो है गंगा को स्पर्श नहीं करती है? तो बिहार के जो है कुल 12 जिले, गंगा नदी बिहार के कुल 12 जिले से होकर गंगा नदी बहती है, जिसमें से बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है,
कटिहार है, भागलपुर है और लखीसराय है। तो इनमें से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो दरभंगा से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा से होकर कौन सा नदी गुजरती है? तो कोसी नदी गुजरती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही विधि सदस्य बनाया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ही विधि सदस्य बनाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? गोदावरी डेल्टा जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और उड़ीसा में कौन सा डेल्टा पड़ता है? तो महानदी डेल्टा पड़ता है। महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना इसी महानदी पर ही अवस्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। फरक्का परियोजना किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से डैश घंटा आगे है, यानी कितना घंटा कितना मिनट आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और भारत का मानक समय रेखा जो है, भारत का मानक समय पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कितना डिग्री है? तो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पर स्थित है। 82.5 डिग्री पर स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर होता है? तो यह जो होता है एक्यूरेट की बात करें तो 111.32 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर को विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में है? जवादी पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यह जो है पूर्वी घाट से संबंधित है। किस घाट से संबंधित है? पूर्वी घाट से संबंधित है। पूर्वी घाट से और भी पहाड़ियाँ, पूर्वी घाट में जो है और भी पहाड़ियाँ शामिल है, जैसे नल्ला मलाई, इसके बाद वेलिकोंडा, पालकोंडा, कोडप्पा, सेबराई की पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ किस में है? तो पूर्वी घाट में ही शामिल है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास में, भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर का काल के रूप में जाना जाता है? चित्रित धूसर का काल के रूप में जाना जाता है। तो यह किसे जाना जाता है? उत्तर वैदिक काल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल को। हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता के काल को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है। तो यह कौन सा दिशा है? तो यह दिशा है दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा है। भारत की लगभग 75% वर्षा जो होती है, भारत की लगभग 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। भारत की 75% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है। और भारत में जो मानसून सर्वप्रथम आता है वह कहाँ पे आता है? तो केरल में आता है। सर्वप्रथम केरल में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? नलबान द्वीप कहाँ स्थित है? तो नलबान द्वीप जो है यह ओडिशा में स्थित है। ओडिशा के चिल्का झील में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ओडिशा के चिल्का झील में स्थित है नलबान द्वीप। और ये चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है दोदा बेटा। दोदा बेटा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो 2667 मीटर है। 2667 मीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, वैसे जो है अनाईमुडी की ऊंचाई कितना है? अनाईमुडी की ऊंचाई जो है वह 2600
अनाईमुडी का ऊंचाई जो है 2695 है और दोदा बेटा की ऊंचाई कितना है 2637 है। बात 2637 है। बात किया गया था कि नीलगिरी पहाड़ी की ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है, लेकिन यह अनाईमुडी जो है यह नीलगिरी पहाड़ी की चोटी नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है। तो यह जो होता है पदग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पहले हो जाए तब उसका जो है कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है, या तो 6 वर्ष पूर जाए या 65 वर्ष पूर जाए। जैसे 63 की उम्र में जो है यह संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनता है तो भी इसे 65 में ही रिटायर करना पड़ेगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति से राज्यसभा में एक भी सदस्य नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। वहीं राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि लोकसभा से जो होते हैं उनमें 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है यह एक अस्थायी समिति है और प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। प्राक्कलन समिति जो होती है यह संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। राज्यसभा से एक भी सदस्य नहीं रहता है प्राक्कलन समिति में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का चर्चा है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और अनुच्छेद 100 में जो है यह गणपूर्ति एवं कोरम का उल्लेख है अनुच्छेद 100 में। और अनुच्छेद 75 में क्या है, तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। तो यह किसके पास होता है, तो यह संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में जो सबसे वरीयता क्रम में आता है ऊंचे स्थान पर वह कौन है। तो यह है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें राष्ट्रपति जो रहता तो यह सबसे ऊंचे पद पर रहता है। राष्ट्रपति कौन, तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनमें से तो सबसे वरिष्ठ क्रम में है, यानी ऊंचे क्रम में है, लेकिन जो है यह भारत में वरीयता क्रम में 6ठे स्थान पर आता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन था कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त क्या होना चाहिए, तो संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन थी। भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से कौन सी थी, तो यह 1952 से अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 ईस्वी तक था। लेकिन वही पंचवर्षीय योजना जो था, ये पहली पंचवर्षीय योजना तो 1951 से 56 तक था। भारत में जो है प्रथम लोकसभा की अवधि 1952 से 57 तक था। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई थी यह 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। भारत की प्रथम लोकसभा की बैठक जो हुई यह 13 मई 1952 ईस्वी को हुई। भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वह जीबी मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष जो थे वह एम.ए. अयंगर थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद एवं उससे संबंधित शर्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान के यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 149 का संबंध जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से है। और अनुच्छेद 150 का संबंध किससे है, तो संघ और राज्य के
लेखाओं के प्रारूप से संबंध है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्य के लेखाओं के प्रारूप है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है तो यह राजस्थानी भाषा का जो है भारतीय संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, यानी मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है। भारतीय संविधान की जो है मान्यता प्राप्त भाषा जो है वह कुल 22 भाषा है। कुल 22 भाषाओं का संविधान में चर्चा किया गया। मूल संविधान में जो भाषा का चर्चा किया गया था 14 भाषा का चर्चा किया गया था। उसके बाद अलग से 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। 8 भाषा एक तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, एक भाषा सिंधी को 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को। इस प्रकार जो है कुल वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा चुनाव में नोटा का विकल्प पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, तो नवंबर 2013 ईस्वी में। कब? नवंबर 2013 ईस्वी में इसका इस्तेमाल किया गया। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो होता है नोटा, यह जो है चुनाव में लगाया जाता है, चुनाव में लगाया जाता है। नोटा जो होता है, नोटा व्यवस्था मतदाताओं के उम्मीदवार के प्रति नकारात्मक विचार को दर्शाता है, यानी कोई पसंद नहीं होता है तो आप नोटा को दबा सकते हैं, नोटा पर मत डाल सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष को हटना रहता है तो यह लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 171 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निगम कर है। निगम कर जो होता है यह प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर होता है। प्रत्यक्ष कर भी होता है और केंद्रीय कर भी होता है। भारत सरकार का आय का मुख्य स्रोत जो होता है वह निगम कर ही होता है। भारत सरकार का आय का मुख्य स्रोत निगम कर ही होता है। निगम कर को ही कंपनी कर कहते हैं। निगम कर को ही कंपनी कर कहा जाता है। निगम कर को कंपनी कर कहा जाता है। और राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत जो होता है वह बिक्री कर होता है। राज्य सरकार के आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? बिक्री कर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक में है। कौन सा है? तो कोलार की खान है। कोलार की खान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। यह सोने उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरे स्थान पर सोना का उत्पादन पूछे तो उसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाता, लेकिन पहला स्थान पर पूछा है तो पहला स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है श्रमिक संघ शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में 3 सूची का वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची के तहत, राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? उत्पादन का सक्रिय साधन जो होता है यह मानव पूंजी होता है। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या होता है? तो मानव पूंजी होता है। एक मिनट आप रुकिएगा। उत्पादन का सक्रिय साधन जो होता है यह मानव पूंजी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत हरित क्रांति का लाभकारी वरदान
किन विशेष फसलों के लिए है? हरित क्रांति का लाभकारी वरदान जो है किन विशेष फसलों के लिए है? तो यह गेहूं और चावल फसल के लिए हरित क्रांति प्रमुख वरदान साबित हुआ था। यानी इसमें इसके उत्पादन यानी गेहूं और चावल के उत्पादन को जो है विशेष बल दिया गया था इस पर, इसके उत्पादन पर, यानी बढ़ावा मिला था इसको। इसके बाद जो है हरित क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी यह 1960 के दशक में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है यह महाराष्ट्र है। इसे कब दर्जा दिया गया था? तो 1977 ईस्वी में। कब? 1977 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थशोधन निवारण अधिनियम जो लागू हुआ यह 1 जुलाई 2005 ईस्वी से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं होता है वैश्वीकरण में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1990 के दशक में जो है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की तीव्र प्रक्रिया प्रारंभ हुआ था। कब? तो 1990 के दशक में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर बैंक का नाम है। शिखर बैंक का क्या नाम है? शिखर स्तर के बैंक का जो नाम है यह आरबीआई है। यानी भारत में कृषि बोल रहा है, भारत में जो है कृषि को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम जो है कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। इसे इंग्लिश में नाबार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाबार्ड कहा जाता है। और यह इसका जो नाम होता है नाबार्ड का फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है। यह जो बैंक होता है यह किसानों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए उनको ऋण उपलब्ध कराती है। किसे? तो किसान को। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी यह 1982 ईस्वी में हुई थी। नाबार्ड के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस प्रकार की होती है? क्षर चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है वह किस प्रकार की होती है? तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब की तीव्रता जो होगी वह घट जाएगी। प्रतिबिंब की तीव्रता जो होगी वह घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, तो वह किस प्रकार का कार्य करता है? यानी उसके द्वारा कार्य जो किया गया है वह किस प्रकार का कार्य समझा जाएगा? तो कोई कार्य नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चित्र किसी तरंग रूप यानी वेव फॉर्म को प्रदर्शित करता है जिसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है। तो आयाम क्या होगी? तो सबसे पहले जो है आयाम किसे कहते हैं? तरंग की माध्य स्थिति, तरंग की माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, तरंग की माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। तरंग की माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को ही आयाम कहा जाता है। यहाँ पे महत्तम विस्थापन कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में से इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? तो इनमें शामिल है अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयोजन। ये सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब इंद्रधनुष बनता है वायुमंडल में, जब अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संयोजन से जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो इंद्रधनुष में जो होता है सबसे ऊपर का रंग जो होता है लाल रंग होता है, सबसे नीचे का रंग जो होता है वह बैंगनी रंग होता है, और इंद्रधनुष के मध्य में जो रंग होता है वह हरा रंग होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है जिसकी शक्ति अज्ञात है यानी पता नहीं है। किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? किस लेंस की शक्ति अधिक होगी? यह हमेशा उत्तल लेंस की शक्ति अधिक होगी, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है पॉजिटिव में होता है। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव में होता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। और वही अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वह निगेटिव में होता है यानी ऋणात्मक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी यह मुख्य फोकस पर होगी। किस पर होगी? तो मुख्य फोकस पर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला से बनती है? इनमें से कौन सी संरचना कार्बन परमाणु की एक बंध श्रृंखला से बनती है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, वलयी संरचना। वलयी संरचना। अगला नंबर क्वेश्चन है एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इनमें से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है रासायनिक अभिक्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है वाले प्रश्न पे आप ज़्यादा ध्यान देकर बनाइएगा, क्योंकि इस प्रश्न में गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है। नहीं को इग्नोर किया जाता है पढ़ने के समय। बहुत के द्वारा आप पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा। धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सामान्यतः धातु जो होती है यह अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। इसमें बोला गया है अम्लीय, तो यही गलत है, गलत ही पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्बन युक्त गुड़ के किण्वन से बनता है? कौन सा कार्बन यौगिक गुड़ के किण्वन से बनता है? तो यह बनता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका हाँ सही है कि एथेनॉल का ही निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद का निर्माण होता है? तो अनबुझा चूना का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धात्विक गुणों की प्रवृत्ति या प्रकृति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। धात्विक गुण आवर्त में जो होता है वह बढ़ता है, समूह से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण आवर्त में घटता है और समूह से नीचे जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? इनमें से किस कोलाइड में तरल परिक्षेपण माध्यम में ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था होती है? तो यह किस में होती है? सॉल में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉल। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम की पहचान करना है आपको। तो इनमें से बताइए आप इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सबसे पहले वृक्क यानी किडनी होती है, उसके बाद मूत्रवाहिनी होती है, उसके बाद मूत्राशय होता है
उसके बाद मूत्रमार्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति वह इनमें क्यों पाई जाती है। तो क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होती है पादप में वह किस किस में सहायता करता है। तो यह जल क्षय को रोकता है। कौन सी चीज़? कोशिका भित्ति पादप में जल क्षय को रोकता है। इसके साथ पौधों को कीड़ों और रोगजनकों से बचाता है। पौधे का आकार भी बनाए रखता है। पौधे को अधिक ऊंचाई तक बढ़ने भी नहीं देता है। क्या? तो कोशिका भित्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के द्रव मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है। रक्त के द्रव मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर वास डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होता है महिला जनन प्रणाली में। महिला जनन प्रणाली में कौन सा चीज़ होता है। तो अंडाशय होता है, फिलोपिन ट्यूब होता है, अंडाशय होता है, फिलोपिन ट्यूब होता है, गर्भाशय होता है, योनि होता है, सहायक ग्रंथियां और बाहरी जनन अंग होते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि परागकण को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है। सबसे पहले जो होता है उसका क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एड्स रोग जो होता है किसके कारण होता है। एड्स रोग जो होता है यह HIV वायरस के कारण होता है। वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और विश्व एड्स दिवस जो होता है वह कब मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। संवहनी ऊतक का भाग नहीं है तो कोलेनकाइमा संवहनी ऊतक का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा जो होता है कोलेनकाइमा ऊतक पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। पौधों में तनन सामर्थ्य प्रदान करती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है, इसीलिए जो है आहार में मौजूद छोटी आंत बड़ी गोलिकाएं बनाती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं को एक वरंतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रासरण, स्थानांतरण नहीं, प्रासरण सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन क्यों होता है। समुद्र तल की तुलना में अधिक ऊंचाई पर सांस लेना कठिन क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर वातावरण कम सघन होता है। कम सघन यानी विरल में होता है, यानी उसका घनत्व जो होता है वह कम होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक जो होता है यह वेरिओला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेचक किसके कारण होता है। तो वेरिओला वायरस के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर तथा श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। सेरिबेलम जो होता है इसे हिंदी में अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह जो होता है संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। और सेरिब्रम जो होता है इसे हिंदी में प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वह प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, यानी 66% लगभग भाग होता है। और प्रमस्तिष्क जो होता है इसमें बुद्धिमत्ता, चेतना, स्मरण शक्ति इसी के पास होता है। किसके पास होता है। तो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के पास होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषियों की कुछ अभिलाक्षणिक विशेषता नीचे दी गई है।
दिए गए कथनों में से कौन सा स्वपोषियों के संबंध में गलत है पूछा गया है। तो स्वपोषी को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है, ये कथन क्या है, सही है। स्वपोषियों के कार्बन और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूर्ति होती है, ये भी सही है। स्वपोषी जीव जितने भी होते हैं वह लगभग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही करती है। और क्या नहीं होगा, तो तुरंत उपयोग नहीं किया जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाते हैं, यही कथन गलत है, गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, पारंपरिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है यह पारंपरिक स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, पारंपरिक स्रोत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फ्लोरीन आधारित प्रतिषेधकों के उपयोग को कम करने के कारण ओजोन परत की मोटाई बढ़ सकती है। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है दिवस। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है। परजीवी पौधा इनमें से कौन है वो बताना है आपको। तो अमरबेल जो है यह एक परजीवी पौधा है। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है, तो परजीवी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है, सर्वोत्तम विधि क्या है, तो यह है भस्मीकरण यानी जलाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कुछ जीवाणुओं की क्रिया द्वारा घोड़े, खरगोशों आदि जैसे प्राणियों में आहार में मौजूद सेल्यूलोज का पाचन निम्न में से किस स्थान पर होता है। सेल्यूलोज का जो पाचन होता है यह अंधनाल में होता है। किस में होता है, अंधनाल में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा। 22 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, तो यह सबको याद रहता है कि बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है, यानी ए और सी दोनों सही है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है। तो यह हाल ही में किस राज्य के सौराष्ट्र, तो यह महाराष्ट्र के क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हम गलत बता दिए। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है, तो यह गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर, किसके नाम बदलकर, यह कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा भी जाता है बार बार। हाल में चंदोबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। चंदोबी महोत्सव जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है ये आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार इससे पहले वीडियो में आपको हम बताए हुए हैं, वह कहाँ मनाया जाता है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन थावे महोत्सव पूछा गया है बीपीएससी T1 में पूछा गया था कि थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोपालगंज बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष मेला बिहार के गया जिले में मनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में भारत ने इजराइल हमास
संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन अजय शुरू किया था। और ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी कहाँ पे शुरू किया गया था? तो सूडान में फंसे भारतीय को वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। और तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तुर्की एवं सीरिया में जो भूकंप आया था उसकी जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था उसके लिए जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और ऑपरेशन गंगा किससे संबंधित है ये आप बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहला मरीना कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला मरीना जो है यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह कर्नाटक में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एम.वी. गंगा विलास ने किन दो स्थानों के बीच अपनी पहली यात्रा पूरा किया गया था? तो यह बनारस से डिब्रूगढ़ के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक कन्वर्सन विद औरंगजेब के लेखक हैं। पुस्तक कन्वर्सन विद औरंगजेब पुस्तक के लेखक जो हैं यह कौन है? तो यह है चारू निवेदिता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक जो है हाउ टू लिव योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। हैरी पॉटर एंड फैंटास्टिक बीट्स, हैरी पॉटर एंड फैंटास्टिक बीस्ट के पुस्तक के लेखक जो हैं यह जेके राउलिंग है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है एशियाई पैरा खेल 2023 में कुल कितने पदक जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? तो यह 111 पदक जीतकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई पैरा खेल जो 2023 में जो आयोजित किया गया था यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो चीन के हांगझोउ में। और एशियाई पैरा खेल 2023 का शुभंकर क्या था? तो फेई था। एशियाई खेल 2023 का शुभंकर क्या था? तो फेई था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह प्रियंक कानूनगो हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और रेखा शर्मा जो है यह राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर दोहरा शतक लगाने वाले किस में? तो वनडे में। तो कौन है? तो यह कौन है? पथुम निशंका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पथुम निशंका। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो वॉलीबॉल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? विश्व के सबसे बड़े पूछ रहा है परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जापान में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन और आज का जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 100 डे यानी 100 दिन 100 पे अभियान शुरू किया है? तो यह आरबीआई के द्वारा किया गया है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। और किस लिए शुरू किया गया है? तो देश में बैंक में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपया बैंक में रहता है लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता है। इसी के निपटारे के लिए जो है रिजर्व बैंक ने 100 दिन 100 पे अभियान शुरू किया है। और इसके तहत जो है 100 दिन 100 पे योजना के तहत जो है अभियान 100 दिन 100 पे अभियान के तहत भारत के हर एक ज़िले में जो है बैंक में जमा अनक्लेमेड डिपॉजिट जो
रकम होता है उसका पता लगाकर उसे निपटारा करना है। किसका? तो 100 डे 100 पे अभियान का यह क्या है? तो बैंक में जैसे बहुत सारा रुपया हो जाता है, उसका जो है किसी को मिलता नहीं है, इसीलिए ये अभियान शुरू किया गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।